हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर का एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया था। नंबर 1 था आपका मैनेजमेंट का, ठीक है। नंबर 2 था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 प्लानिंग का। और अभी हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजिंग का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। और जैसा मैंने कहा था, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, वैसा ही ये भी कंटिन्यू रहेगा। जितने भी चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा सब डिटेल एक्सप्लेन के साथ। और आपको चैप्टर के बीच बीच में से भी कुछ पॉइंट्स बताते रहूंगा जो बेसिकली एमसीक्यूज में मुझे ऐसा फील होता है कि वो आ सकते हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने हिसाब से दिखा देता हूँ, फिर हम लोग एमसीक्यूज पे आते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सही बात है कि अगर हम बुक को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है उसको सबसे पहले देखो। मैंने कहा इंट्रोडक्शन में से 1-2 पॉइंट्स आते हैं, तो इसलिए अच्छे से करना जरूरी है। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट बाय द प्लानिंग, ये तो हमको आइडिया है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग बट ऑल्सो ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। याद रखना है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग, क्या सक्सेस, बट ऑल्सो ऑन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है? तो वो पॉसिबल होता है ऑर्गेनाइजिंग से। कैसे, थोड़ा आगे रीड करते हैं, उसके बाद देखो दिखेगा। The formal administrative structure that is formed to enable effective implementation of planning is called organizing। देखो क्या बोला है, फॉर्मल होता है। क्या फॉर्मल होता है? फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म टू इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या बोला है? फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म टू इनेबल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और आगे लिखा है व्हेन मोर देन वन पर्सन, याद रखना ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, मोर देन वन पर्सन आर वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल। मतलब क्या है कि जब एक या उससे ज्यादा लोग, यानी समझ लो ऐसे मिनिमम 2 पर्सन, जब 2 लोग है ना किसी कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हो ना, कि उसको अचीव करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। मतलब उसको ऑर्गेनाइजिंग नहीं बोलते, तो उस केस में ऑर्गेनाइजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद का कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाली लाइन, हेंस इट इज सेड दैट प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कोऑर्डिनेशन इज द सोल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। प्लानिंग क्या है? ये ब्रेन है, किसका? बिजनेस का। ये बिजनेस का ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन जो है वो सोल है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी है। ये 3 चीजें याद रखना, ब्रेन, सोल एंड बॉडी। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में देखो, मीनिंग में सबसे पहले क्या लिखा है? द स्ट्रक्चर फॉर्म इन ऑर्डर टू इनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल एक्टिवली इंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोला है? स्ट्रक्चर फॉर्म्ड in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal। अब इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इनेबल, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी याद रखना इसमें। और यहाँ पे एक्टिवली इंगेज फॉर कॉमन गोल, ये याद रखना, जो मैंने भी उसके ऊपर भी बताया। ओके, अब एक हर चैप्टर में, मतलब तीनों चैप्टर में मैंने बताया कि एक एक डेफिनेशन जो है वो आपका पूछते ही है, और ये फिर पूछते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। अच्छा हाँ, एक डेफिनेशन जो था आपका कि एक डेफिनेशन मैंने जो चैप्टर नंबर 1 में बताया था, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वैसे मुझे पता सेकंड चैप्टर के टाइम ही चल गया था, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड से निकल गया था। अभी मैंने ये डेफिनेशन वर्ड यूज किया, तभी मुझे याद आ गया। और वो ये था कि मैंने बोला था मैरी पार्कर, ठीक है। मैंने नाम जो दिया था कि डेफिनेशन जो है वो मैरी पार्कर ने दिया है, बट वो मैरी पार्कर नहीं होगा, वो हो जाएगा कुंस ओ डोनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंस ओ डोनेल, ठीक है। डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स या फ्रॉम अदर्स। तो ये डेफिनेशन जो था वो किसने दिया था? कुंस और डोनेल ने दिया था। मैंने वैसे कई जगह देखा था मैरी पार्कर, दैट्स व्हाई मैंने मैरी पार्कर लिख दिया था। बट बाद में मैंने बुक में जब पेजेस टर्न किया तो लास्ट वाले पेज पे ये मेंशन था, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि बुक पे ही देखो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अकाउंट्स की पेपर में भी बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की थी, लाइक वो गूगल पे भरोसा करके गए थे इन चीजों पे, और वहां पे वही हुआ था कि 1992 वाला टिक करके आए हैं, बट बुक में हमारे 1991 मेंशन है। और एज पर द बोर्ड 1991 ही राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि वो बुक में मेंशन है। तो जो बुक में चीजें मेंशन होती है उसको ही प्रायोरिटी मिलती है, ना कि उन चीजों को जो गूगल पे हो, ठीक है। भले बुक में ही गलत क्यों ना हो, लेकिन प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, ये बात याद रखना आप लोग। ओके, फिलहाल आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे अगर चलते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है। तो ये क्या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, प्लानिंग बेस्ड होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि जो वर्क है वो ह्यूमन कर रहे हो, और किसके साथ करे? ह्यूमंस के साथ करे। तो ये
और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ग्रुप एक्टिविटीज, ये ग्रुप एक्टिविटीज भी है। रीजन क्या है, यहाँ पे मेनी पीपल वर्क करते हैं, तो याद रखना ये पूछ सकता है व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो मेनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कंप्लीटमेंट ऑफ फॉर द कॉमन गोल, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स की बात करते हैं, तो स्टेप्स में सबसे पहला क्या है, क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, कौन कौन सा काम करना है वो क्लियर करो, लिस्ट ऑफ फंक्शंस, फिर उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग उस काम को क्या करो, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दो, ठीक है ना, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस जो भी आपने फंक्शंस को डिसाइड किया उसको डिवाइड कर दो। फिर टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, अब कौन सा काम किसको देना है, उसका हेड कौन होने वाला है वो डिसाइड कर लो। द डेलीगेशन ऑफ पावर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पावर दे दो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है भाई, कौन किसको इन्फॉर्म करने वाला है। और लास्ट में एक चार्ट बना के प्रिपेयर करके बोर्ड पे टांग दो, नोटिस बोर्ड पे। अब सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना वापस, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, फंक्शंस डिसाइड करना है, फिर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन करना है, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पोजीशन डिसाइड करना है, और पोजीशन डिसाइड करना है तो उसके बाद पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद सबके बीच का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब सब कुछ हो गया तो उसको क्या करो, एक चार्ट में बना के नोटिस बोर्ड पे टांग दो। क्लियर है, तो वापस में एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर ये याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बेटर है। इनकेस अगर मान लो पूछते स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, सबसे पहला बोला है क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद है लिस्ट ऑफ फंक्शन है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, फंक्शंस की लिस्ट बनाओ, फिर फंक्शंस को अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाओ। उसके बाद वहां पे क्या करना है, हमें पोजीशन और एबिलिटीज डिसाइड करनी है। उसके बाद उनको पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप, और लास्ट में हमें क्या बनाना है, चार्ट प्रिपेयर करके, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट हमने डिसाइड किया है वो प्रिपेयर करके हमको कहाँ लगा देना है, नोटिस बोर्ड पर। ओके, अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, सॉरी 5 टाइप्स। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 फंक्शनल, नंबर 3 फॉर्मल, नंबर 4 इनफॉर्मल एंड नंबर 5 मैट्रिक्स। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 5 पार्ट्स में। और भी इसमें एमसीक्यूज काफी सारे बन सकते हैं, तो मैं वन बाय वन जो चीजें मुझे याद है वो मैं कवर करवा देता हूं। जैसे कि कौन सा सबसे सिंपल और एंशियंट है, तो याद रखना है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सिंस मेनी इयर्स इट हैज बीन यूज्ड इन आर्मी, सो इट इज आल्सो नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना आंसर क्या होगा आपका, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स है, और वो क्या है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद क्या रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है वो कहां पर होता है, एकदम टॉप लेवल पर होता है। तो टॉप लेवल पे पावर होता है, तो जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऊपर से नीचे आती है। कैसे देखो ना, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो भी चीज होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली है। क्लियर, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद नेक्स्ट में इसमें जो फंक्शंस में यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन है वो याद रखना है, सबसे ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसके नीचे जनरल मैनेजर्स होता है, उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के अंडर में भी कुछ इंप्लॉइज होते हैं। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, तो ये थोड़ा याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको काम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बना देते हम लोग, तो जब डिपार्टमेंट्स बना देते तो इसका एक और नाम है, और वो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला है आपका फंक्शनल। तो फंक्शनल में याद रखना है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू डिपार्टमेंट देन वर्क। ये प्रॉब्लम क्या था, वो डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी, इसलिए क्या किया, कीपिंग दिस लिमिटेशन इन माइंड द वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ही क्या है, ये काम को ज्यादा बेनिफिट, आई मीन सॉरी, काम को बेनिफिट नहीं, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, hence a structure is formed in which the experts with the specialized knowledge are given special responsibility in the particular unit which is called functional organization। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, काम को ही ज्यादा वैल्यू दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ऑफिसर विल लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, यानी एक डिपार्टमेंट है उसमें उनको काम दे दिया भाई, कोई ये काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे डिवाइडेशन कर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि पूरे काम को 2 भागों में बांट दिया, यानी 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक फैक्ट्री।
एडमिनिस्ट्रेटिव में 4 लोग हैं, इंफॉर्मेशन है, डिसिप्लिन है, अकाउंट एंड गाइडेंस है। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जहां पे कामकाज नहीं होता है, मतलब क्या है मतलब ऐसा कोई वर्कलोड नहीं होता वैसा कि जो मजदूरी वाला हो, बट यहाँ पे क्या होता है, मेंटली वर्क होता है। जैसे पब्लिक रिलेशन बनाना, डिसिप्लिन बनाना, अकाउंट ऑफिसर, गाइडेंस वाला। उसके बाद फैक्ट्री वाला, तो फैक्ट्री वाले में प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम को देखना होता है, क्वालिटी को देखना होता है, मेंटेनेंस को देखना होता है, और साथ साथ में सबको ग्रुप में लेके चलना होता है। और इन सबके नीचे एक एम्प्लॉय होगा और एक वर्कर होगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो ऑफिसर्स है वो जब चाहे तब किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो ऑफिसर है, ये चाहे तो एम्प्लॉय को कांटेक्ट करे और चाहे तो ये वर्कर को कांटेक्ट करे। इन द सेम वे जो डिसिप्लिन ऑफिसर है, जब चाहे वो एम्प्लॉय को कांटेक्ट करे और वो जब चाहे आपके वर्कर को कांटेक्ट करेगा। इन अ सेम वे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अकाउंट ऑफिसर वाला भी जब चाहे एम्प्लॉय को कांटेक्ट करे, जब चाहे वो वर्कर को कांटेक्ट करे। इन अ सेम वे एक और बना देता हूं मैं, ये वाला भी जब चाहे इसको कांटेक्ट करे और जब चाहे इसको। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है। अब यहां से भी लेके जाओगे तो दोनों तरफ होगा। तो ये चार्ट याद रखना, अगर आपको बनाने के लिए आता है तो इसी तरीके से ड्रॉ करना होता है। ठीक है, कि इनके पास ये राइट है कि दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके पास भी राइट है कि दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे याद रखना है कि इसमें जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? रेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पूरी पावर उसी के हाथ में होती है और वो बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये सिर्फ समझने के लिए कि 2 पार्ट्स में, आप चाहे तो 2 या 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या था, प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए प्रिपेयर होता है। तो इसमें ज्यादा है नहीं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। इसमें कुछ खास है नहीं, जो खास है वो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वाले को याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये बहुत बार पूछता है। ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हर जगह पाते हैं। ऐसा नहीं किसी बिजनेस में होता है, स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, मंदिरों में जाओगे, वहां पे भी देखोगे 2 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। राइट, तो ये याद रखना है। और इसमें कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का बहुत तेज होता है। आग कहते हैं ना, जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे ही बातें फैलती हैं, तो अफवाहें फैलती है, वैसे ही ये है। स्मॉल साइज में होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल, फॉर्मल का एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, तो उसमें देखोगे तो कुछ लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये याद रखना इनफॉर्मल का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाले में याद रखना है कि ये होता है वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। अगर आप देखोगे तो वर्क और प्रोजेक्ट के बेस पर, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे देखो लिखा है प्रोडक्शन, यहाँ पे परचेस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट है, और ये हो गया आपका वर्क। तो होता क्या है कि यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग या फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे बिजनेस को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। और ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होता, वो क्या होता है, सबको डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा ना, सम बिजनेस यूनिट्स आर सच व्हेन अथॉरिटी सेंट्रलाइज टॉप लेवल। तो ये टॉप लेवल के पास सेंट्रलाइज है, तो भाई वो सेंट्रलाइज वाला होता है। पर इसका मतलब क्या है वो देखो, डेलीगेशन ऑफ पावर, ये वाला मीनिंग में, डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब क्या करते हैं, जो पावर होती है, जो काम होता है, वो पूरे बिजनेस में डिवाइड कर देते हैं। राइट, इसका प्रॉपर वे में डेफिनेशन देखोगे, टू असाइन द पावर्स टू द सुपीरियर्स टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या करना है, अपने को जो पावर असाइन किया हुआ है, मतलब जो अपने पास है उसको असाइन करना सुपीरियर्स को, फिर काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, और वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो नंबर 1 क्या होता है, क्विक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन हाथ लेना, डिसीजन जो लेना वो सबके हाथ में है, तो लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का वेट करना होगा। फिर लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल, टॉप लेवल ने क्या किया, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके ऊपर काम का बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन मोटिवेशन, अगर इंप्लॉइज को आप बोलते हो कि भैया तुम अपने हिसाब से सोच लो, तो उसको भी अच्छा लगा कि हाँ भाई हमको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले रहे हैं। इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज, भाई जब पूरा उनका फोकस जो है अपने काम पर होगा, ये छोटे मोटे काम उन लोगों ने किसी और को दे दिया हुआ है, डिसीजन लेने की पावर किसी और को दे दी, तो वो अपने काम पर फोकस कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज का मतलब क्या है कि जब मैंने अपना काम किसी और को दिया है, मतलब मैंने अथॉरिटी उसको दी है कि वो डिसीजन ले और समझे, तो अगर वो सही डिसीजन लेता है तो एक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत लेता है तो वो सीखेगा कि अब मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना है, तो यानी फ्यूचर में वो काम आता है। तो इसलिए क्या होता है, इन दिस वे द फ्यूचर मैनेजर्स इमर्ज। तो याद रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से फ्यूचर मैनेजर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव कंट्रोल है, और हार्मनी इज क्रिएटेड, मतलब सबके बीच में रिलेशन अच्छा बन जाता है।
क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ, यहाँ पे डेलीगेशन वाले में, तो डेलीगेशन में ये चार्ट याद रखना है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। बेसिकली देयर आर 3 पॉइंट्स, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, RAA। यानी रिस्पांसिबिलिटी मतलब इंटरेस्टेड होता है, अथॉरिटी मतलब डेलीगेशन, क्योंकि अथॉरिटी को क्या होता है, डेलीगेट करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो क्रिएट होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसी के प्रति हम जिम्मेदार होते हैं कि भाई हाँ ठीक है मैं करके आपको बता दूंगा, तो वो होता है अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपके चैप्टर में ओवरऑल एक कितना कि स्पीड में थोड़ा मैंने अपने हिसाब से बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं एमसीक्यूज पे। बाकी का जो अगर मुझे लगेगा कि कोई और एमसीक्यू डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा तो मैं वापस पीछे जाऊंगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है, व्हेन मोर देन वन पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल द स्ट्रक्चर इज सो फॉर्म इज। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जब दो या उससे ज्यादा लोग, यानी एक या उससे ज्यादा लोग किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होता है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करोगे तो स्पेशलाइजेशन मिलता है, यानी हर पर्सन स्पेशल वर्क असाइन करते हैं। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आर्मी, तो मैंने क्लियरली बोला था लीनियर वाले को आर्मी बोलते हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द डिपार्टमेंट, तो वो किस में होता है, फंक्शनल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द नेटवर्क फ्रेम नेचुरली बाय ह्यूमन रिलेशंस, तो ह्यूमन रिलेशंस किस में आया था, तो ह्यूमन रिलेशंस आपका आया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज एट अ बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर इज कॉल्ड, अब सुपीरियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर, तो भाई ये लोग तो ऑर्डर लेते ही नहीं है, तो ऑर्डर कौन लेता है, सबऑर्डिनेट्स, यानी जो बॉटम लेवल पे होता है दूसरों से ऑर्डर लेता है उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम विद द मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड जनरल स्ट्रक्चर। देखो अभी मैंने समझा था कि प्रोजेक्ट वाला जो पॉइंट है वो किस में आता है, आपका मैट्रिक्स में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो प्रोजेक्ट की बात आती है तो प्रोजेक्ट किस में होता है, मैट्रिक्स में होता है। इसका देखो यहाँ पे मैंने वो ग्रीन कलर के शायद लाइन में ड्रॉ किया था, ये देखो, ये रहा ना, ये रहा प्रोजेक्ट और ये रहा आपका वर्क। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड वेयर अथॉरिटी सेंट्रली डेलीगेटेड एट हायर मैनेजमेंट लेवल। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है कि जहां पे अथॉरिटी का सेंट्रली डेलीगेटेड हो, यानी किसी एक के हाथ में हो, तो सीधी सी बात है जब किसी एक के हाथ में है तो उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखो अब दो पॉइंट आते हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर किसी एक के हाथ में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिपेयर द फ्यूचर मैनेजर्स। अच्छा फ्यूचर मैनेजर्स करना है तो आपको क्या चाहिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन में अभी से इसका इंपॉर्टेंस में पढ़ा ना कि फ्यूचर मैनेजर्स भी क्रिएट होते हैं क्योंकि उनको डिसीजन लेने की अपने पावर दी, डिसीजन लेगा, सीखेगा, समझेगा, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में नए नए मैनेजर्स अपने आप कंपनी में से बन जाएंगे, बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में अगर देखोगे तो वो हर बार नया जो कैप्टन होता है वो बाहर से नहीं लेकर आते, अपने ही प्लेयर्स को सिखाते रहते हैं, बाद में उसी में से किसी एक को चूज कर लेते हैं और बोलते हैं आजा भाई तू भी बन जा अपना मैनेजर, अरे सॉरी अपना क्या बन जा, टीम का कैप्टन। नेक्स्ट है व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा इसमें से क्या डेलीगेट नहीं कर सकते हो, तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, वर्क कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो, अथॉरिटी कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो उसका जो फल है वो आपको ही होगा, अगर किसी ने गड़बड़ भी किया तो वो आपको ही झेलना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। आई होप कि आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और प्लस जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आपको काम आ गया होगा, और कुछ भी पॉइंट्स में डाउट रहता है, किसी एमसीक्यू में डाउट रहता है तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी, मतलब अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।